एपिसोड की शुरुआत में हम रिचर्ड को देखते हैं जो शुवर्ट के पास पहुंच जाता है और शुवर्ट बोलते हैं सब कुछ सेटल हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो। और इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं कि क्या मतलब है आपका, सब कुछ कैसे खत्म हो सकता है। मैं मानता हूं कि कार्ल न्यूमैन आपका बेटा है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एडमंड फॉरेन उसने सुसाइड नहीं किया था। हमें नहीं पता कि इन सब के पीछे कौन है। इसके बाद शुवर्ट बोलते हैं सब कुछ सेटल हो चुका है और रिचर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी यहाँ पे कार्ल आ जाता है अपने पापा को चाय देने के लिए और शुवर्ट बोलते हैं क्या तुम हमारे साथ चाय पीना चाहोगे, लेकिन रिचर्ड ना बोलते हैं। शुवर्ट बोलते हैं कि अपना बिल मुझे भेज देना, मैं तुम्हारा पेमेंट कर दूंगा। इसके बाद कार्ल बोलता है पापा जोहान भी यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद शुवर्ट बोलते हैं अच्छा जोहान भी यहाँ पे आ चुका है, कितनी खुशी की बात है। इसके बाद रिचर्ड यहाँ से निकल जाते हैं और जाते वक्त सोचने लगते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, एक इतना खड़ूस इंसान जो अपने बेटे के आने के बाद इतना ज्यादा नरम दिल हो जाए। मुझे भरोसा ही नहीं होता, मुझे भरोसा नहीं होता कि लोग इसको वैम्पायर ऑफ बैन कहते हैं। जोहान आ चुका है, कितनी खुशी की बात है। इसके बाद हम देखते हैं रिचर्ड मिलने के लिए जाते हैं रिच वेन से और वो बताते हैं कि उनको एक केस मिला है, एक औरत का पपी गुम हो चुका है और इन्हें शक है कि उस पपी को जरूर इन्हीं के एक्स हस्बैंड ने ले लिया होगा। और तब रिच वेन बोलते हैं ये तो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है, एक पपी के लिए अब लड़ाई लड़ने वाले हो तुम। इसके बाद रिच वेन बोलता है मैं थोड़ा सा वाइन पीऊंगा और तब रिचर्ड बोलते हैं ठीक है, मेरे लिए सोडा ही अच्छा है। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं तुमने कहा था कि तुम काम से एकदम फ्री हो, लेकिन उसके बावजूद तुम पीने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। और इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं कि हाँ मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और इसके बाद रिच वेन बोलते हैं ऐसे ही ठीक हूँ से क्या मतलब है, क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है। और इसके बाद रिचर्ड बोलता है कि हाँ मेरे पास बहुत ज्यादा खाली वक्त है और उन खाली वक्त में मैं कुछ बेकार की काम कर रहा हूँ, मैं उन्हीं केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसे मैं सॉल्व नहीं कर पाया था जब मैं एक डिटेक्टिव हुआ करता था। और इसके बाद रिच वेन बोलते हैं कि अच्छा तो तुम्हें कैसा लगता है। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, जिन क्रिमिनल को सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो सब खुले घूम रहे हैं, मेरी वजह से पता नहीं कितने लोगों की जान जा रही है, वो सब सीरियल किलर्स हैं। मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम अपने हर केस के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, जिसकी वजह से उस केस का इफेक्ट तुम्हारे दिमाग के अंदर दिखाई देता है। और इसके बाद रिचर्ड बोलता है कि हाँ और इस तरह से मैं एक शराबी बन गया। रिच वेन हाँ बोलते हैं और तभी वेटर यहाँ पे खाना लगा देता है। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम उन केस के ऊपर स्टडी करो और रिचर्ड बोलता है मुझे इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं अगर तुम उसके ऊपर स्टडी करोगे तो तुम्हारा दिमाग क्लियर हो जाएगा, तुम्हें और मुझे हम दोनों को पता है कि तुमने एक सीरियल किलर को मार दिया था जब तुम दारू के नशे में थे, और अगर तुम उस बातों को याद करने की कोशिश करोगे जब तुमने ट्रिगर दबाया था तब तुम्हारे दिमाग से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तुम्हें अभी भी उस बच्चे की परछाई दिखाई देती है ना। और तब रिचर्ड हाँ बोलता है। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं जैसे ही तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से साफ हो जाएगा उसके बाद से उसकी परछाई तुम्हें नहीं दिखाई देगी। इसके बाद हम रिचर्ड को रेलवे स्टेशन में देखते हैं जो अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। एक ट्रेन बहुत ही तेजी से आ रही होती है, तभी हम देखते हैं कोई रिचर्ड को धक्का मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ट्रेन काफी तेजी से आ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं अचानक से रिचर्ड घूम जाते हैं, लेकिन वहां पे कोई नहीं होता। ऐसा कोई भी बंदा नहीं होता जो रिचर्ड को धक्का मारने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन रिचर्ड डर जाते हैं। इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जो अपने घर के अंदर उन्हीं केस के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी केस होती है जो पेंडिंग लिस्ट में होती है और ये एक एक करके सारी केस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम डॉक्टर टेनमा की भी एक फोटो देखते हैं, यानी कि इनको डॉक्टर टेनमा के बारे में पता है और शायद इन्हें भी लगता है कि डॉक्टर टेनमा ही क्रिमिनल है, लेकिन इनको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। और इसके बाद ये लैंप लाइट बंद कर देते हैं और सोचने लगते हैं डॉक्टर ने जैसा बताया था वैसा ही हो रहा है, मेरा दिमाग अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन तभी अचानक से रिचर्ड को कुछ क्लिक होता है, वो खड़े हो जाते हैं और वो कुछ समझ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं खिड़की के पास वही बच्चा होता है जिनको मार दिया होता है रिचर्ड ने, वो अपनी बंदूक तान देता है, जिसको देखने के बाद रिचर्ड बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और शायद वो सब कुछ भूल जाते हैं। इसके बाद ये रिच वेन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि शायद मैंने उस केस को सॉल्व कर दिया था, मुझे ऐसा कुछ पता लग गया था जिससे मैं उस केस को सॉल्व कर पाता, लेकिन तभी मैंने उस बच्चे की परछाई देखी और मैं सब कुछ भूल गया। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, जो भी फ्लैशबैक था तुम उसे फिर से देखोगे, तुम्हें वो सब याद आ जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जो घनघोर अंधेरी काली रात में अकेले पढ़ रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं ये एक इम्पोर्टेंट की है, अगर मैं इसका पता लगा पाऊंगा तो मैं उस केस को सॉल्व कर पाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से इन्हें कुछ महसूस होता है, इन्हें महसूस होता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। ये पीछे मुड़ के देखते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। इसके बाद ये सोचने लगते हैं कि शायद ये मेरा भ्रम है और ये आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी
बोट की आवाज आने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा हो। ये घूमते हैं और बोलते हैं कि कौन है वो जो मेरा पीछा कर रहा है, कौन है वो। लेकिन तभी कोई बंदा दौड़ के चला जाता है, जिसके बाद रिचर्ड भी उसका पीछा करने लगते हैं। रिचर्ड उसका लगातार पीछा कर रहे होते हैं और सोचने लगते हैं कि ये बिल्कुल उसी दिन की तरह है। उस दिन भी मैं बिल्कुल उसी क्रिमिनल के पीछे ऐसे ही भाग रहा था, ऐसे ही गली में मैं भाग रहा था। लेकिन तभी अचानक से वही बच्चा इन्हें दिखाई देता है जो बंदूक तान देता है, जिसे देखने के बाद रिचर्ड काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं वहां पे कोई नहीं होता, ये सिर्फ रिचर्ड का भ्रम होता है। इसके बाद रिचर्ड रिच वेन के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे माफ करना, इतनी रात को मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम मुझसे जो कहना चाहते हो वो कह सकते हो, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं जब मैंने उस यंग बच्चे को देखा तब मुझे महसूस हुआ कि इस दुनिया के अंदर प्योर इविल मौजूद है और इसीलिए मैंने उसे गोली मार दी, मैंने उसे जान से मार दिया। इसके बाद रिच वेन इनके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया, ये सब बता के तुमने बहुत बढ़िया काम किया, अब तुम्हारा दिमाग क्लियर हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे वो बात भी याद आ गई जिससे मैं उन केस को सॉल्व कर सकता था। दरअसल वो सब अलग अलग केस नहीं थे, वो सब एक ही केस है। इसके बाद हम देखते हैं रिच वेन एक लेटर लिख रहे होते हैं और ये लेटर इन्होंने लिखा होता है डॉक्टर रूडी को, वही डॉक्टर जिनको टेनमा ने देख लिया था चीटिंग करते हुए। और हमें पता लगता है कि रूडी और टेनमा के ये टीचर हैं, ये डुसेल्डोर्फ में उन्हें पढ़ाया करते थे। लेटर में इन्होंने लिखा होता है कि रूडी तुम्हारी सक्सेस से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं पीटर जर्गन के बारे में जानना चाहता हूँ। तुमने बताया था कि जर्गन ने अपने दोस्त के कहने के हिसाब से उस लड़की को मारा था, उस इंसान का नाम क्या था, जर्गन के दोस्त का नाम क्या था, क्या तुम मुझे फिर से बता सकते हो? कॉलेज के दिनों में तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन तुम इकलौते अच्छे नहीं थे, एक और था जो तुमसे कम्पीट करता था हमेशा टॉप मार्क के लिए। आगे जाके वो एक न्यूरो सर्जन बन गया और फिलहाल के लिए सीरियल मर्डर केस में वो एक सस्पेक्ट है। तुम्हें क्या लगता है वो किस तरह का इंसान है? ये टेनमा आखिरकार किस तरह का इंसान है? इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जो एक लड़की से मिलती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ जिससे तुम्हें तकलीफ हो सकती है। भगवान की आवाज सीरियल केस के अंदर तुम्हारी माँ भी एक विक्टिम थी, मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। और इसके बाद ये लड़की बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी 4 साल हो चुके हैं, पुलिस ने इसके ऊपर कुछ भी तहकीकात नहीं की है। इसके बाद हमें पता लगता है इस लड़की की माँ 20 साल पहले शूबर्ट के लिए काम करती थी। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं कि उन्होंने काम क्यों छोड़ा, क्या शूबर्ट के साथ कोई झगड़ा हुआ था? और ये लड़की बोलती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसीलिए उन्होंने आस पड़ोस में ही काम किया और शूबर्ट के पास वो नहीं गई। और सच्चाई तो यह है कि उन दोनों के अंदर अच्छी दोस्ती बन चुकी थी, ये दोनों एक दूसरे को पोइट्री सुनाया करते थे। आओ मेरे साथ आओ, देखो यहाँ पे जितने भी बुक्स हैं ये सारे बुक्स शूबर्ट ने खुद मेरी माँ को गिफ्ट दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिचर्ड एक और इंसान से मिलने के लिए जाते हैं और बोलते हैं तुम सीईओ गोक के सेक्रेटरी थे, इसलिए मैं तुमसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूं। और वो बंदा राजी हो जाता है। इसके बाद ये सवाल करते हैं कि क्या कोई ऐसा है जो सीईओ से बहुत ज्यादा नफरत करता हो? और इसके बाद ये बंदा बोलता है कि तुम उसके दुश्मन के बारे में बातें कर रहे हो, उसके बहुत सारे दुश्मन थे, आखिरकार उसकी वजह से बहुत सारी कंपनी डूब चुकी है। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं शूबर्ट और सीईओ गोक के बीच में क्या रिलेशन था? इसके बाद ये बंदा बोलता है कि शूबर्ट और सीईओ दोनों लाइफ लॉन्ग राइवल्स थे, वो एक दोनों के प्रतिद्वंदी थे। और तुम्हें क्या पता है शूबर्ट 2 बार कंगाल हो चुका है और जब वो दूसरी बार कंगाल हुआ तो वो सीईओ गोक की वजह से हुआ था। सीईओ गोक ने जानबूझ के उसे कंगाल किया था, लेकिन शूबर्ट की वजह से सीईओ को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से नफरत किया करते थे। और जब भी ये दोनों किसी पार्टी में मिलते थे तब इन दोनों के बीच में नोकझोंक होती रहती थी। लेकिन अगर हम इस राइवलरी को भूल जाएं तो वो दोनों सच में अच्छे दोस्त थे। इसके बाद रिचर्ड आगे बढ़ने लगते हैं, वो एक बिल्डिंग के नीचे से गुजर रहे होते हैं, तभी बिल्डिंग के ऊपर से एक बहुत बड़ी सी चीज इनके ऊपर गिरने लगती है। लेकिन हम देखते हैं रिचर्ड एंड वक्त पे बच जाते हैं और रिचर्ड चिल्ला के बोलते हैं कि हे, क्या तुम देख के काम नहीं कर सकते? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद रिचर्ड एक और बंदे से जाके मिलता है और उससे शूबर्ट के ड्राइवर हांस के बारे में सवाल जवाब करने लगता है। वो बंदा बोलता है हांस सच में बहुत अच्छा इंसान था, वो हमेशा मेरे लिए दारू खरीद के लाता था। इसके बाद रिचर्ड बोलता है हांस शूबर्ट का ड्राइवर था ना? और ये बंदा बोलता है कि हाँ, लगभग 30 साल पहले वो उसके लिए काम करता था। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है उसे काम से क्यों निकाला गया था? और ये बंदा बोलता है क्योंकि तब शूबर्ट कंगाल हो गया था, उसके पास देने के लिए पैसे ही नहीं थे। इसके बाद
रिचर्ड बोलता है अच्छा, तो इन दोनों के बीच में जमती नहीं थी। और इसके बाद ये बंदा भड़क जाता है और बोलता है कि जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं हांस की इज्जत के लिए ये बात कह रहा हूँ। अगर दुनिया में कोई इंसान है जो हर किसी से मिलजुल सकता है तो वो हांस है। वो अमीर गरीब हम जैसे लोगों से, सब लोगों से अच्छी तरह से घुल मिल जाता था। उसने कहा था कि उसने शूवर्ट को पक्षियां देखना सिखाया था और जब वो उसे जंगल लेके जाता था तब शूवर्ट कोई वैम्पायर नहीं, एक छोटे बच्चे की तरह खुश हुआ करता था। इसके बाद रिचर्ड एक और औरत से मिलता है और वो औरत बोलती है भरोसा नहीं होता, 2 साल हो चुके हैं मेरे पति को मरे हुए, वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनसे कोई नफरत कैसे कर सकता है, मुझे तो भरोसा ही नहीं होता कि किसी ने उनका मर्डर कर दिया है। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं मुझे इन सब के लिए माफ करना, लेकिन आपके पति, और तब ये औरत बोलती है हाँ, उन्होंने अपना बचपन अनाथ आश्रम में गुजारा था। उसके बाद वो बहुत सारे फॉस्टर पेरेंट के साथ रहने लगे। इतनी तकलीफ के बावजूद वो एक अकाउंटेंट बन गए थे। इसके बाद रिचर्ड सवाल करते हैं तुम्हारे पति को शूवर्ट ने अपना पर्सनल अकाउंटेंट बनाने की कोशिश की थी? और ये औरत बोलती है हाँ, उन्होंने बहुत बार कहा था, लेकिन मेरे पति ने उन्हें हर बार मना कर दिया। वो कहते थे कि उनके पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। इसके बाद रिचर्ड शुक्रिया अदा करके यहाँ से जाने लगते हैं और वो औरत बोलती है तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे पति के कातिल पकड़े जाएंगे? और रिचर्ड बोलते हैं कि हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा। वैसे शूवर्ट और तुम्हारे पति वो कहाँ पे मिले थे? और ये औरत बोलती है एक जंगल में, जब शूवर्ट को दिखाई देता था तब वो दोनों एक जंगल में मिले थे। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं कि वो दोनों जंगल में क्या कर रहे थे? ये लड़की बोलती है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था, वो दोनों वहां पे पक्षियां देखने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद वो हमेशा मिलके पक्षियां देखने के लिए वहां पे जाया करते थे। इसके बाद हम दिखते हैं रिचर्ड रोड क्रॉस कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि पक्षियां देखने के लिए गए थे। वो दोनों दोस्त थे, एक दूसरे को पोएट्री सुनाते थे, एक बच्चे की तरह खुश हुआ करता था, दोस्त थे वो सब। और तभी हम देखते हैं एक गाड़ी ठोकने वाली होती है रिचर्ड को, लेकिन रिचर्ड एंड वक्त पे वहां पे हट जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे रिचर्ड के पास आते हैं और सवाल करते हैं क्या तुम ठीक हो? रिचर्ड हाँ बोलता है। तभी एक बंदा बोलता है मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वो तुम्हें जानबूझ के मारना चाहता हो। इसके बाद रिचर्ड रिचवेन से जाके मिलता है और बोलता है डॉक्टर, मैंने अपना रिसर्च कंप्लीट कर लिया है, जैसा मैंने पहले आपको बताया था सब कुछ वैसा ही चल रहा है। ये सारे केसेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये सारे विक्टिम एक दूसरे को नहीं जानते थे, ना ही इनके बीच में कभी कोई पैसा का आदान प्रदान हुआ है। रिकॉर्ड के हिसाब से इनके अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये सब एक पॉइंट से कनेक्टेड हैं। इन सब का मर्डर शूवर्ट को अकेला करने के लिए किया गया है। बस यहाँ पे ये जो मिडिल एज कपल है इनका मर्डर केस थोड़ा सा अलग लग रहा है, जिसके अंदर एक जापानीज डॉक्टर इन्वॉल्व है और इस डॉक्टर के हिसाब से ये सारा काम एक और इंसान का है जिसका नाम हर केस में आता रहता है, उसका नाम है। और तभी रिचवेन बोलते हैं जोहान, मैंने अपने एक स्टूडेंट से पता लगाया है, वो एक क्रिमिनल के ऊपर रिसर्च कर रहा है और उससे पता लगा है कि उसने वो क्राइम अपने दोस्त के कहने पे किया है और उसका दोस्त का नाम है जोहान। इसके बाद रिचर्ड बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन नाम है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट होगा। और इसके बाद रिचवेन बोलते हैं हो सकता है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो इसका मतलब ये है कि जोहान ने 4 साल के अंदर शूवर्ट को अलग करने के लिए ये सारे मर्डर्स किए हैं और वो प्रोस्टिट्यूट मार्गो लैंगर जिसने शूवर्ट के बेटे को पैदा किया था वो भी मारी गई। फरहान जो अपने आप को शूवर्ट का बेटा बताता था उसने भी सुसाइड कर लिया है। अगर ये जोहान सच में है तो फिर वो कहाँ पे होगा? और इसके बाद रिचर्ड को याद आता है कि उसने जोहान का नाम कहीं पे सुना है, उसे याद आता है कि कार्ल ने कहा था कि जोहान यहाँ पे आ चुका है। और इसके बाद ये थोड़ा और फोकस करता है और इसे याद आता है कि एक्चुअली में जोहान वहां पे था, जब ये शूवर्ट से मिलने के लिए गया था जोहान वहीं पे खड़ा था, इसने उसे देखा था। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। दोस्तों मुझे पता है वीडियो 4 दिन बाद ला रहा हूँ, लेकिन कुछ मजबूरी थी जिसको मैंने पोस्ट के जरिए बता दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी इसके बारे में अच्छा सा लिख दो और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको बजा देना। लेकिन उससे पहले अगर इसको अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दो ताकि इसकी वीडियोस मैं रेगुलरली तुम्हारे लिए लाते रहूं।